हाँ जी साहब। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हाँ जी साहब, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट का पार्ट 1 ये रहेगा, है ना। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज की क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। इसका ये पार्ट 1 रहने वाला है ना। इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल पर न्यू हो तो क्या करोगे, इसको सब्सक्राइब कर लोगे, रेड कलर के बटन को प्रेस कर दोगे, जिससे आप हमारे साथ जुड़ जाओगे और जिससे क्या होगा, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, मेरी इंपॉर्टेंट क्लास होगी, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकेगी, है ना डियर स्टूडेंट। तो क्लास को करते हैं स्टार्ट कुछ इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त लाइनों के साथ। मंजिल पर पहुंचने के लिए, कहते हैं साहब, मंजिल पर पहुंचने के लिए कांटों से घबराना नहीं। मंजिल पर पहुंचने के लिए कांटों से घबराना नहीं। कांटे ही एक ऐसा साधन है, कांटे ही एक ऐसा साधन है जो आपकी रफ्तार तेज करते हैं। कांटे ही एक ऐसा साधन है जो आपकी रफ्तार तेज करते हैं। इन्हीं इंटरेस्टिंग लाइनों के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है साहब। देखिए साहब, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, जैसा कि मैंने बताया ये डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे इस क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डी और एफ ब्लॉक में क्या क्या आता है। डी ब्लॉक में देखो साहब, सबसे पहले संक्रमण तत्व आते हैं, तो उससे रिलेटेड ये मैंने यहाँ पर पहला क्वेश्चन ले लिया है कि संक्रमण तत्व क्या है ना। इसको स्पष्ट कीजिए, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, है ना। क्वेश्चन कैसे कैसे आया हुआ है कि संक्रमण तत्वों को डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है, इसका रीजन बताइए। देखिए साहब, डी ब्लॉक क्यों कहा जाता है, वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन उपांती ऊर्जा स्तरों के, कहने का तात्पर्य ये कि जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डी कक्षक में भरे जाते हैं, उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कितने कक्षक होते हैं, एस पी डी एफ, मान लीजिए ये होता है ये क्रम एस पी डी एफ, ये 4 कक्षक होते हैं इलेक्ट्रॉन को भरने के। एस पी ब्लॉक, एस ब्लॉक तत्व और पी ब्लॉक तत्व। एस ब्लॉक तत्व आपका 11th क्लास में है, आपने इसको पढ़ा होगा 11th में, है ना। पी और डी एफ, पी ब्लॉक ऑलरेडी मैंने करा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से उसको वॉच कर लेना। अब हम यहाँ पर डी और एफ ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है साहब, तो इस प्रकार से जिसके इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरे जाएं उसे डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, समझ सकते हो। तथा एस और पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं ये, है ना, क्योंकि जो एस डी ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य में यहाँ पर ये होता है, इसको इसीलिए हम संक्रमण तत्व कहते हैं, है ना साहब। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दे रखा है संक्रमण तत्वों की विशेषताएं बताइए। ठीक है साहब, या फिर ऐसा हुआ तो 17 में आया हुआ था, संक्रमण तत्व के अभिलक्षण के गुण को बताइए, 2016 में ये आया हुआ था। अगला यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ था कि संक्रमण तत्वों के प्रमुख गुणों की विवेचना कीजिए, वर्णन कीजिए, जैसा भी आप बोलो। देखिए कितने टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, है ना। देखिए तो इसकी जो विशेषता होगी वो इस प्रकार से हो जाएंगी, इनमें धात्विक चालकता उपस्थित होती है, ये संकर आयन बनाते हैं, है ना, ये रंगीन आयन बनाते हैं, और ये अनुचुंबकीय गुण एवं उत्प्रेरक गुण को दर्शाते हैं। यहाँ पर अगला क्या दे रखा है, देखिए साहब, अगला दे रखा है डी ब्लॉक तत्वों के निम्न गुणों की विवेचना कीजिए। तो डी ब्लॉक तत्वों को कौन कौन से यहाँ पर गुण दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है इनका ये समझाइए, और चुंबकीय लक्षण के बारे में बताइए, है ना। इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हो बड़े इजीली तरीके से। देखिए साहब, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, सामान्य रूप से इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 और d पावर और 1 से लेकर 10 तक, है ना। इसको याद करने के तरीके से सीख लीजिए, तरीका है याद करने का, n-1 और d की पावर 1 से लेकर 10 तक, n s की पावर 0 से लेकर 2 तक होता है। इसको याद कर लीजिएगा, थोड़ा टफ है लेकिन याद करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेसन है। संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी 3D
श्रेणी के बाह्य इलेक्ट्रॉन का मूल विन्यास निम्न प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक थोड़ा सा यहाँ पर सारणी दी गई है, SETIVCR MnFeCO जिंक होता है, इसका परमाणु क्रमांक 30 होता है। अब आपको जो दे रखी है मतलब किस किस कैटेगरी के यहाँ पर ये सारणी आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। ये सारणी आपको लिखना है ज्यों का त्यों, बिल्कुल एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अगला इसका हमारा था चुंबकीय लक्षण, है ना। उससे पहले अगर आप कोई वीडियो पसंद आ रहा है तो क्या करोगे, वीडियो को लाइक कर दोगे और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो आप हमारे साथ जुड़ जाओगे और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे। अपने फ्रेंड के साथ क्या करोगे, शेयर। अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए, है ना साहब, जिससे मुझे मोटिवेशंस मिले, मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आता रहूँ। अगला यहाँ पर क्या दे रखा है, चुंबकीय गुण, है ना। संक्रमण तत्व और आयन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अणुचुंबकीय गुण में परिचित हो जाते हैं और युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण संक्रमण और प्रतिचुंबकीय गुण को परिचलित करते हैं। इसका फार्मूला आप याद कर लीजिए। इसका फार्मूला होता है यू, इसको बोलते हैं म्यू नॉड, है ना। तो म्यू नॉड, इसको म्यू बोलेंगे, नॉड नहीं, यहाँ पर नॉड होता है, मान लीजिए ऐसा होता तो म्यू नॉड पढ़ते। ये म्यू बराबर अंडर रूट के अंदर n/n+2 इसका फार्मूला होता है ना। इसको आप याद कर लीजिए अच्छे से। जहाँ n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है और Bm दे रखा होगा इसके सामने, तो Bm होता है बोर मैंटोन, है ना साहब। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्या दे रखा है, अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रखा है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस सीमा तक ऑक्सीकरण अवस्थाओं को निर्धारित करते हैं। उत्तर को उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। देखिए साहब, यदि एक कक्षक अर्धपरित या पूर्ण भरित है, कहना चाहिए ऐसा बोल सकते हो, तो परमाणु या आयन को स्थायित्व कर देता है। अब देखिए, अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैग्नीशियम कभी कभी क्या आता है, कभी कभी आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भूल लिया जाता है। जैसे मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखोगे, ऑप्शन में दे देगा वो, है ना। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक आपको पता है 25 होता है, लेकिन इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करी जाए तो Ar यहाँ पर आर्गन है, Ar3d5 4s2, ये आप ऐसे निकाल लोगे, ठीक है। Mn+2 की अगर हम बात करें तो Ar3d5, ये अधिक स्थाई के लिए यहाँ पर 4s2 को हटा दिया गया है, समझ में आ रहा है। अगर हम Mn+2+3 की बात करें तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को हटा देगा, एक को क्या करके हटा देगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा Ar3d4। समझ लीजिए अच्छे से। अगर वो यहाँ पर +4 कर दे तो क्या करोगे आप लोग, नियम है, सीक्वेंस चला आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा Mn+4, तो ये हो जाएगा हमारे पास Ar3d3। अगर वो यहाँ पर मान लो 5 कर दे तब, तो आप क्या करोगे, Ar3d2। नियम वही है, नियम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैग्नीज में Mn आयन सममित और अर्धभरित डी कक्षकों के कारण अधिक स्थायी होता है। तो आपके क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दे रखा है, छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इस बार से ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, छोटा सा फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है ये, है ना। Mn+2 आयन Z=27 के लिए प्रकरण मात्र चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। देखिए साहब, इसकी गणना आप कैसे करोगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, बट टफ नहीं है। अगर मेरे साथ वीडियो को वॉच करोगे लास्ट तक तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को 100% समझ में आ जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बात की। देखिए Mn+2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा जी Ar3d7, क्योंकि +2 है तो भैया मैंने पहले ही बोल दिया था, यहाँ से ये वाली कंडीशन हट जाती है। अभी मैंने इसके बारे में क्वेश्चंस बताया है, ठीक है साहब। देखिए ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया,
पहले हम इसमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन को भर लेंगे, उसके बाद डबल डबल जोड़ा में है उसको मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है, इस चित्र आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, M+2 आयन में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो देखिए साहब, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हम बात कर रहे थे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की, मतलब जिसका जोड़ा ना हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जोड़ा नहीं है, किसका जोड़ा नहीं है, यहाँ पर 1 2 3 यहाँ इनका जोड़ा नहीं है। इस प्रकार से n की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। प्रकीर्ण का सूत्र क्या होता है, अभी हमने इस सूत्र के बारे में आपसे डिस्कस किया था कि U बराबर फार्मूला होता है अंडरूट के अंदर n इंटू n+2। तो n हमारे पास 3 हो गया और 3 + 2 यहाँ पर 5 हो गया, है ना, 5 या के 15 और अंडरूट के अंदर 15 का मतलब हो गया आपका 3.87 और Bm, जहाँ नोट चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक बोनेटाइन Bn होता है। को पता होना चाहिए चुंबकीय आघूर्ण केमिस्ट्री की लैंग्वेज है, डी ब्लॉक एलिमेंट में केमिस्ट्री के लैंग्वेज के अनुसार आप यहाँ समझोगे कि इसका जो मात्रक होता है बोर मैग्नेटाइन होता है, मैग्नेटाइन। समझ में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है, देखिए साहब जी, क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, है ना। Zn+2 के लवण सफ़ेद लवण होते हैं जबकि Cu+2 के लवण नीले, ऐसा क्यों, हमें समझाइए। तो ऐसा बच्चों इसीलिए होता है क्योंकि Zn+2 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, 3d10 और 4s0, है ना। मतलब आप इसमें कहोगे सर कि इसमें 3d10 होता है, इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, इसमें डी ब्लॉक में मतलब इसके कक्षक भरे जाते हैं। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 0। क्यों बच्चों, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि भाई इसमें देखिए सभी में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए Zn+2 के लवण होते हैं वो सफ़ेद होते हैं। ठीक है साहब। अब देखिए कॉपर की बात करें तो कॉपर में एक यहाँ पर आप फिगर देख पा रहे होंगे, इसमें यहाँ पर जो देखिए जो फिगर में आप देख पा रहे होंगे, इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर 1 मिल रही है क्योंकि यहाँ पर इसमें युग्म नहीं है, युग्म माने जोड़ा नहीं है। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जोड़ा नहीं है, तो इस प्रकार से ये हमारा रंगहीन कहना चाहिए नीले रंग का हो जाएगा, रंगहीन यानी कि नीले रंग का हो जाएगा। यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर थ्योरी दे रखी है, Cu+2 आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है जबकि Zn+2 आयन में कोई अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस प्रकार से आप बोल सकते हो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि Zn+2 लवण सफ़ेद हो जाएगा और Cu+2 लवण कैसा हो जाएगा, नीले रंग का हो जाएगा। बस सिंपल सा मेथड है, आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा टाइम लिया जी। अगला यहाँ पर क्या दे रखा है, क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखा है कि लैंथेनाइड तत्वों के उदाहरण दीजिए और 2 उसके उपयोग भी बताइए। देखिए साहब, लैंथेनाइड तत्व जो होते हैं वो यहाँ पर आप याद कर लीजिए। 57 नंबर पे होता है लैंथेनम, इसका प्रतीक होता है La, तो इसका जो परमाणु क्रमांक हो जाएगा बस 57 नंबर पे होता है कौन, La, लैंथेनम बोलते हैं। और 58 नंबर पे होता है, 58 नंबर पे क्या होता है, इसमें होता है सीरियम, इसका प्रतीक होता है Ce, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद कर लीजिए डी और एफ ब्लॉक के चैप्टर से, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ के इसके उपयोग हम बताने वाले हैं। तो लैंथेनाइम का उपयोग कार्बन आर्क और लाइट बनाने में यूज होता है। जो हमारा तत्व होता है लैंथेनाइड, इसका हम कार्बन आर्क बनाने में करते हैं। कार्बन आर्क लाइट होती है, उसको बनाने में इसका उपयोग होता है और इसका उपयोग मिश्र धातु, एक मिश्र धातु को बनाने में किया जाता है। ठीक है साहब। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक्टिनाइड श्रेणी का अंतिम तत्व कौन सा है, इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, इस तत्व की संभावित ऑक्सीकरण संख्या पर टिप्पणी कीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है साहब। देखिए साहब, यहाँ की हम बात करें तो इसका जो अंतिम तत्व है वो कौन सा है, लॉरेंशियम, जिसका प्रतीक होता है La। क्या होता है डियर स्टूडेंट, La, है ना। और Z बराबर यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक 103 हो जाएगा। अथवा आप कह सकते हो कि एक्टिनाइड श्रेणी का अंतिम तत्व है। तो एक्टिनाइड श्रेणी का अंतिम तत्व का नाम यहाँ पर पूछा गया है, इसका नाम है लॉरेंशियम, जिसका परमाणु क्रमांक बच्चों 103 होता है। ठीक है साहब।
देखिए यहाँ पर विन्यास की अगर हम बात करें तो इसका विन्यास हो जाता है Rn, यहाँ पर रेडॉन है जो आप यहाँ पर Rn देख रहे हो, Rn 5F14 और 6D1 और 7S2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से भरा जाएगा। अब देखिए इसकी संभावित ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, अब +3, आपको ये याद करना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट दे रखा है जी। क्वेश्चन है आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक्स का विन्यास लिखिए। देखिए साहब, जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 f उपकोष में प्रवेश करता है उन्हें हम f ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो भाई पता होना चाहिए f ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, d ब्लॉक मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है इसी क्लास में, और f ब्लॉक क्या होता है, f ब्लॉक को हम आंतरिक संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 f उपकोष में प्रवेश करता है उन्हें f ब्लॉक एलिमेंट या आंतरिक संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। f ब्लॉक के अंतर्गत या आंतरिक संक्रमण तत्वों की 2 श्रेणियां होती हैं। नंबर पहली यहाँ पर श्रेणी दे रखी है 4F श्रेणी, जिसको आप बोलते हो, देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 4F श्रेणी के बारे में आप क्या जानते हो, इसके बारे में लिखिए। या फिर ऐसे भी आ सकता है कि लैंथेनाइड श्रेणी से आप क्या समझते हो, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F कक्षक में प्रवेश करता है, जिसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है मेरे माय डियर स्टूडेंट, वहाँ पर वो क्या करेगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन लास्ट कक्षा में मतलब 4F के यहाँ पर कक्षा में प्रवेश करेगा। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे Xe जहाँ पर जीनॉन है, Xe है बच्चों, वो जीनॉन का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है, जीनॉन। ठीक है, समझ में आ गया जी। तो Xe 4F1 से लेकर 14 तक और 5D 0 से लेकर 1 तक और 6F²। इस प्रकार से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। इस श्रेणी में Ce सेलेनियम, जिसको बोलते हैं सेलेनियम, है ना, सॉरी Ce सीरियम, और यहाँ पर Z बराबर 58 दे रखा है Lu, और यहाँ पर Lu Z=71 दे रखा है। कुल 14 तत्व हैं। तो 4F श्रेणी में कितने तत्व हैं बच्चों, तो आप बोलोगे 14 तत्व हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्या दे रखा है, 5F श्रेणी, यह एक्टिनाइड श्रेणी, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F कक्षक में प्रवेश करता है। ठीक है साहब, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करें तो Rn 5F 0 से 14 तक 6D से मतलब D की पावर 0 से लेकर 1 तक और 7S², ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है साहब जी। इस श्रेणी में TH Z= आप बोलोगे तो यहाँ पर 90 हो जाएगा, और LR Z=103। कुल 14 तत्व हैं इस श्रेणी में बच्चों, 14 तत्व होते हैं जी। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये अंतर भी कभी कभी आ जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है साहब, एक तरफ लिखेंगे लैक्टिनाइड, एक तरफ लिखेंगे एक्टिनाइड, तत्वों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है साहब, देखिए इनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन 4F उपकोष में प्रवेश करता है, इनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन 5F उपकोष में प्रवेश करता है। ठीक है साहब, देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्या दे रखा है, ये मुख्यतः +3 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। इसके अतिरिक्त कभी कभी 2 +2 और +4 ऑक्सीकरण संख्या भी प्रदर्शित कर देते हैं। ये मुख्यतः +3 ऑक्सीकरण संख्या अथवा इसके अतिरिक्त +2 और +7 भी ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्या है जी, अगला दे रखा है, ये लैंथेनाइड संकुलन प्रदर्शित करते हैं, ये एक्टिनाइड संकुलन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये सभी रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं और ये सभी बच्चों रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्या दे रखा है जी, अगला यहाँ पर दे रखा है, इसमें संकुल आयन बनाने की प्रवृत्ति कम होती है
है ना। और इनमें बात करें तो इनमें भाई सबसे ज़्यादा होती है संकुल आयन बनाने की प्रवृत्ति। इनके चुंबकीय गुणों की व्याख्या आसानी से की जा सकती है ना। और इसके चुंबकीय गुणों की व्याख्या आसानी से नहीं की जा सकती। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखे हैं जी। अगले क्वेश्चन यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न होने वाले हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। और जो बहुविकल्पीय प्रश्न मैं कहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। कभी कभी क्या होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यों के त्यों आ जाते हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर से जरूर शेयर कर दें। देखिए यहाँ पर अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट हो रही है कि संक्रमण तत्वों में 4D श्रेणी का तत्व कौन सा है। 4D श्रेणी मैंने अभी आपको पढ़ाया, आपको याद हो गया होगा कि इसमें जो तत्व होता है बच्चों वह 47V है। ऑप्शन नंबर वी इज़ द राइट आंसर। 47V जो तत्व होता है वो 4D श्रेणी का तत्व है ना। अगला क्या है, निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय यौगिक कौन सा है। अनुचुंबकीय यौगिक कौन सा, FeSO4 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है साहब। अगला यहाँ पर दे रखा है कि निम्नलिखित आयनों में अनुचुंबकीय आयन कौन सा नहीं है। देखिए बात करें अनुचुंबकीय की, आप यहाँ पर देख पा रहे हो क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है। अनुचुंबकीय क्या होते हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उसको वॉच कर सकते हो, है ना जी। यहाँ पर देखिए साहब क्या कह रहा है, अनुचुंबकीय आयन कौन सा है। तो भाई बात करें अनुचुंबकीय की तो यहाँ पर Zn जिंक बच्चों अनुचुंबकीय आयन होता है ना। Cu हमारे पास यहाँ पर दे रखते थे, ऑप्शन आप देख सकते हो क्वेश्चन में दे रखा था। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, जिंक। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप हमारे साथ साथ ही क्वेश्चनों को तैयार करते रहिए, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्या दे रखा है, आगे यहाँ पर दे रखा है कि निम्न में से अनुचुंबकीय आयन कौन सा है। अब यहाँ पर अनुचुंबकीय आयन की बात करें तो निकेल +2। कैसे, क्योंकि निकेल भी यहाँ पर जो निकेल है Ni इसका +2 करके अगर देखें तो ये आयन बन जाता है, तो इसका अनुचुंबकीय आयन का एग्जाम्पल Ni+2 हो जाएगा। और हमने अभी आपको बताया था वो अनुचुंबकीय आयन कौन सा नहीं है। देखिए साहब कौन सा नहीं है, तो नहीं हमारा Zn होगा। और कौन सा है तो आपको पता होना चाहिए, निकेल यहाँ पर चुंबकीय आयन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 2018 में आया हुआ है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है, कब संभव होता है, जब यौगिक में विद्वान होते हैं। क्या यौगिक होते हैं, मैंने ये बताया है आपको, जब क्या संभव होते हैं, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संभव हो। इसका एग्जाम्पल मैंने बताया है क्लास में, इसी क्लास में बताया है। अगर आपने वीडियो को वॉच किया होगा अच्छे से, रेगुलर मेरी वीडियो वॉच कर रहे हो, तो मैं आशा करता हूँ आप इन क्वेश्चनों के आंसर दे पा रहे होंगे, है ना। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से रंगहीन आयन है, रंगहीन कलरलेस, क्या कलरलेस यहाँ पर कौन सा आयन हो जाएगा। 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो रंगहीन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Cu और प्लस यहाँ पर Cu+2 नहीं, क्योंकि वो तो रंगीन हो जाएगा ना, लेकिन हमसे क्वेश्चन बोला रंगहीन कलरलेस, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला यहाँ पर दे रखा है कि निम्न में से संक्रमण तत्व, संक्रमण धातु ऑक्साइड लौह चुंबकीय गुण दर्शाता है। क्वेश्चन देख पा रहे हो 2019 में आया हुआ था, 2019 बोर्ड एग्जाम में ये आया हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो, यहाँ पर हो जाएगा CrO2, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। CrO2 यहाँ पर लौह चुंबकीय हो जाएगा। CrO2 आप समझ सकते हो एक ये क्या है बच्चों, CrO2 एक लौह चुंबकीय गुण दर्शाने वाला यौगिक है। अब आते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला यहाँ पर दे रखा है कलरलेस, क्वेश्चन रिपीट हो गया साहब। निम्नलिखित में से कौन सा रंगहीन आयन है। क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, मैंने रिपीट कर दिया इसीलिए कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। Cu+
यहाँ पर रंगहीन आयन है। ठीक है, मैं क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये देखिए साहब, फिर से मैंने क्वेश्चंस को रिपीट कर दिया कि निम्न में से संक्रमण धातु ऑक्साइड कौन सा कोड दर्शाता है? ऑप्शन नंबर डी CrO2। आपको याद करा के जाऊंगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है 8वां प्रश्न है कि संक्रमण धातु की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या प्राप्त निम्नलिखित में से मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन सा होता है? ऑप्शन अब देख सकते हो यहाँ पर 2018 में आया हुआ है ये। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कैसे हो जाएगा? देखिए साहब, NS और N-1 इंटू डी इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। NS प्लस N-1 इंटू डी इलेक्ट्रॉन प्रवेश, समझ सकते हो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्या दे रखा है डियर स्टूडेंट? अगला यहाँ पर दे रखा है कि संक्रमण धातु जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करती है वह कौन सी है जाएगी? भाई बात करें जिंक की, जिंक एक ऐसी धातु है जो ऑक्सीकरण अवस्था रिप्रेजेंट नहीं करती है, प्रदर्शित नहीं करती है ना साहब। आगे बढ़ते हैं। अगले यहाँ पर दे रखा है कि निम्न तत्वों में लेथेनाइड तत्व कौन सा है? 2015 में आया हुआ है CE। लेथेनाइड को बोलते हैं CE। समझ में आ गया साहब? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा है बाबू? अगला क्वेश्चन है कि निम्न तत्वों में से लेथेनाइड तत्व का क्या यहाँ पर हो जाएगा? ये क्वेश्चन रिपीट मैंने इसीलिए किया क्योंकि आपको समझ में आ जाए, है ना। तो आप समझ पा रहे हो यहाँ पर CE यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा यहाँ पर समझ देता हूँ। CE सीरियम लेथेनाइड तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास XE जीनोन F1 और 5D1 और 6s² है, जिसमें F उपकोष आंशिक रूप से भरा हुआ है। F उपकोष है यहाँ पर, वो आंशिक रूप से भरा हुआ है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो कैसा लगा आज का क्लास? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट क्लास और नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके, है ना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना, जिससे आप लोगों को अच्छे से तैयारी हो सके और आप लोग मुझे सपोर्ट करें, है ना। तो आपसे मैं बार बार बोलूँगा, अब पहली बार आए तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अच्छे से, है ना। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। अच्छा नहीं लगा हो तो आप इसको डिसलाइक कर सकते हो, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है साहब, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, माई डियर स्टूडेंट एंड माई डियर फ्रेंड वॉचिंग।